हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो आज हम जो बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। मैं बता देता हूँ, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे बीकानेर अजमेर या कोई और कोई अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र हो। खास बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कराऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 40 नंबर के आते हैं, दोनों लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अकबर की सुलह कुल नीति क्या थी? तो जो अकबर की सुलह कुल नीति क्या थी? अकबर की धार्मिक नीति जो सुलह कुल नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता या सभी धर्म के लोगों की सामाजिक एकता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब अकबर जो सुलह कुल नीति को निर्माण करे जिसके अंदर के सभी धर्म का लोग एक साथ मिलजुल के तथा शांतिपूर्वक रह सके, इसीलिए उसने सुलह कुल नीति का निर्माण किया था। चलो शुरू करा अपन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाई क्या है? दीन ए इलाई अकबर द्वारा सन 1582 ईस्वी में चलाया गया एक नवीन धर्म था जिसमें सभी धर्म के नैतिक तत्वों का समन्वय किया गया था। मतलब दीन ए इलाई के अकबर के द्वारा 1582 के अंदर एक नयो धर्म निर्माण करियो अकबर, जिसके अंतर्गत क्या थो कि सारा जहाँ हिंदू धर्म होगो, मुस्लिम धर्म होगो, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सबका कुछ नैतिक जो बढ़िया बढ़िया चीज है ना वह लेके और उससे एक नयो धर्म को निर्माण करियो ताकि लोग सारा लोग एक जगह रह के भाईचारा के साथ रह सके। और उस धर्म के नाम तो दीन ए इलाई धर्म नाम था। चलो अब बढ़ा 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तराइन के प्रथम युद्ध के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो जो तराइन को प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन बठिंडा के पास एक गांव था तराइन के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ जो भारतीय इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से पराजित हुआ और गंभीर रूप से घायल हो गया था। सौभाग्य से वह खिलजी सैनिक गोरी के घोड़े पर बैठ के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित भाग ले जाने में कामयाब रहा। पृथ्वीराज इस युद्ध में क्या रहा था? विजय रहा था। तो मैं सबको पहले बता दूं 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी और एक अंदर क्या कि मोहम्मद गोरी आ रहे हो। तो अब तनाया बताना है कि 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपन चला। नूरजहां जुंता के सदस्य कौन थे? तो जो नूरजहां जुंता के सदस्य को नाम बताना अपना। तो एक था मिर्जा ग्यास बेग, दूसरा था अशफाक खां, तीसरा शहजादा खुर्रम और चौथा था असमत बेगम। अब बढ़ा था 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि खराज क्या है? तो जो खराज एक प्रकार को फारसी शब्द है, इसका अर्थ भूमि कर, राजस्व, लगान आदि। यह इस्लाम कर का एक प्रकार है। इसे निर्धारण इस्लामी कानून के तहत किया जाता है। यह सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 1/2 तक वसूल किया जाता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। यह केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर की वसूली में बल का प्रयोग भी किया जा सकता। मतलब पहली बात तो है खराज एक फारसी शब्द है जो कि भूमि कर व राजस्व लगान कर के रूप में जाने जावा है। ठीक है, यो एक इस्लामी कर कोई प्रकार है जिनके है इस्लामी जिसके अंदर क्या है कि जो गैर मुसलमान मतलब मुसलमाना का मुस्लिम धर्म का अनुयायी का ना जो भी लोग था उनमें भूमि में जितनी फसल हुई ना उनको 1/3 33% या आधो 50% तक वसूल करियो जाता हो। ठीक है, उसके अलावा एक और भी मतलब कर प्रणाली है जिसको नाम किया मुक्तई। देखो समझो, खराज तो वो गैर मुसलमाना के लिए जातो और मुक्तई लिखी के लिए जातो जो मुस्लिम लोग होया करता ना हुन कर लिए जातो। और खास बात यही के अंदर मुक्तई के अंदर क्या बल को प्रयोग भी करियो जा सकता। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। सर टॉमस रो नामक अंग्रेज यात्री किसके शासनकाल में आया था और वो कितने वर्ष आता? सर टॉमस रो नामक अंग्रेज यात्री जागीर के शासनकाल में आया था और वो भारत में कितने साल रहा था? 3 साल रियो था। तो जागीर का काल में आयो और 3 साल तक भारत में रियो था। अब अपना बताना है जरीबाना और महासिलाना को स्पष्ट कीजिए। तो शेर शाह की लगान व्यवस्था के अंतर्गत लगान के अतिरिक्त किसानों को जमीन के पैमाइश और लगान वसूल में संलग्न अधिकारियों के वेतन आदि के लिए सरकार को जरीबाना और महासिलाना नामक अतिरिक्त कर देने पड़ते थे जो पैदावार के 21.5% से 2.5% से 5% होते थे। जरीबाना भूमि निरीक्षकों की मेहनताना देने के लिए तथा भूमि के कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के लिए महिसाना वसूला जाता था। मतलब शेर शाह सूरी का टाइम पर एक लगान व्यवस्था करी गई जिसका मतलब जो उपज का एवज में तो कर दिया ही करता, उसका अलावा कि जमीन की लगान लेने वाला अधिकारी है कि जो कर्मचारी होया करता ना उन्हें पेमेंट देने के लिए वेतन देने के लिए जो कर दिया जाए कर तो उन जरीबाना और महिसाना कर कहला तो
जो पैदावार जितनी पैदावार होती उसका अतिरिक्त 2.5% और 5% तक दियो जाता। जरीबाना क्या तो जो भूमि पे निरीक्षण करना आता ना उनके लिए के यो कल दियो जाता। चलो बड़ा दार उल हर्ब तथा दार उल इस्लाम में अंतर बताइए। तो दार उल हर्ब काफिरों का देश, काफिरों मतलब जो गैर मुस्लिम लोग जो मानने वाला धर्म न मानने वाला उन्हें काफिर कहे जाए मुस्लिम धर्म के अंतर्गत। और दार उल इस्लाम इस्लाम का देश होता है। औरंगजेब भारत को दार उल हर्ब से दारुल उल ए इस्लाम में परिवर्तित करना चाहो। मतलब सीधी सीधी बात यह है जो औरंगजेब है वो क्या करना चाहो, हिंदुआन मुस्लिम धर्म के अंदर परिवर्तित करना चाहो या फिर जो गैर मुसलमानों ने मुस्लिम धर्म के अंतर्गत परिवर्तित करना चाहो। चलो बड़ा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अकबर 1570 में नागौर दरबार पर टिप्पणी कीजिए। तो जो अकबर को जो 1570 को नागौर दरबार हो पर के ही बताना अपना। 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया जिसमें बीकानेर जैसलमेर आदि के राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर का शासक राव चंद्रसेन भी वहां पहुंचा परंतु राजपूतों की फूट का लाभ उठाकर अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का हकीम नियुक्त कर दिया। इसे चंद्रसेन अकबर का प्रबल विरोधी बन गया। तो यो क्या 1570 के अंदर अकबर है ना थान सब ने बेरो राजस्थान के अंदर एक दरबार लगाया हो जिन नागौरी दरबार के नाम से जाने गए हो। जठे बीकानेर और जैसलमेर का जो राजपूत था वह जो मारवाड़ी राजपूत था वह क्या है कि वो जो अधीनता अकबर के अधीनता स्वीकार कर लिए। अब क्या कि रावचंद्र सेन है ना वो क्या कि उठे पूछो, लेकिन क्या कि जो रावचंद्र सेन और राय सिंह जो राजा है करता हम दोनों के बीच में फूट पड़ रही है। तो क्या करियो ये फूट को फायदा उठा के अकबर राय सिंह ने ना जोधपुर को हकीम नियुक्त कर दिया और इसके कारण चंद्रसेन अकबर को क्या बन गो प्रबल विरोधी बन गो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। अकबर के 3 राजस्व सुधारों का उल्लेख कीजिए। 3 राजस्व सुधार कौन सा है? पहलो जागीर प्रथा को समाप्त करना, भूमि नापने के लिए नए पैमानों का प्रयोग करना, लगान का नगद मूल्य निश्चित करना। तो 3 ये अकबर का भू राजस्व सुधार था। तो थाने कहीं को लगे वीडियो यो कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।